Hello students, this is Dr. V. S. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस इस चैप्टर को फास्ट ट्रैक में रिवाइज करेंगे। जितने भी टॉपिक्स है हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। साथ ही साथ हर टॉपिक के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो जब भी हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमें डील करना होता है। अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, ओके, एरिया मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है, तो जब हम उन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उन्हें हमें स्पेसिफिक यूनिट में लिखना होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स को ही हम यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉमनली तीन सिस्टम्स है। फर्स्ट वन इज अ सीजीएस सिस्टम जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है इसको हम सीजीएस सिस्टम कहेंगे, जिसका यूज हम बहुत बार करने वाले हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। सेकंड जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट है इट्स अ एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स है इस एमकेएस सिस्टम में। एक है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम। इसके अलावा 1960 में सभी कंट्रीज ने मिलके ओके एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया है या वो फॉलो करते हैं। इट्स अ एसआई सिस्टम, इट्स अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया में ये सिस्टम यूज करते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। वो कौन से फंडामेंटल यूनिट्स है 7, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो एसआई बेस यूनिट्स, सबसे पहला आता है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर। एसआई यूनिट है मीटर और जिसका सिंबल है स्मॉल एम, मींस मीटर। लेंथ हम जब भी मेजर करेंगे इस एसआई सिस्टम में तब हम उसको ऑलवेज मीटर में मेजर करेंगे। सेकंड फंडामेंटल यूनिट है मास, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और सिंबल है स्मॉल केजी। थर्ड फंडामेंटल यूनिट है टाइम, जो कि सेकंड में मेजर करते हैं, सिंबल है स्मॉल एस। उसके बाद है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम यहाँ पे केल्विन में मेजर करते हैं, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। ओके, केल्विन में मेजर करते हैं और सिंबल है कैपिटल के, सॉरी स्मॉल के। उसके बाद करंट है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं और यूनिट इसका जो भी सिंबल है कैपिटल ए। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में मेजर करते हैं और उसका सिंबल है MOL। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दिस इज द 7th फंडामेंटल यूनिट, ओके, जिसको हम कैंडेला में मेजर करेंगे और यूनिट उसका सिंबल है CD। तो ये है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, इनको आपको याद रखना है। द फर्स्ट वन इज द लेंथ, उसके बाद है मास, उसके बाद है टाइम, उसके बाद है टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो भी है, इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री और यूनिट्स है। दीज आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, सो दिस इज द प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन और दिस इज द सॉलिड एंगल जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। ओके, प्लेन एंगल का यूनिट कौन सा होगा, रेडियन, और सॉलिड एंगल का कौन सा होगा, स्टेरेडियन। सो 7 फंडामेंटल यूनिट्स प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो ये एसआई सिस्टम में हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स। अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, उन फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल यूनिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव यूनिट्स में लिखेंगे। हमें सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट हमें यूज नहीं करना है, जो कि 7 + 2
इनमें से ही सभी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है, जो कि इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर, जो कि पूरे इंडिपेंडेंट है। जैसे मुझे लेंथ मेजर करना है, ओके तो लेंथ मेजर करने के लिए मुझे टाइम की जरूरत नहीं होगा, मुझे टेम्परेचर की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि लेंथ जो भी है वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर्स। सो सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब सर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा है, देखिए, विच आर दी ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से। ओके सो फॉर एग्जांपल एरिया, अगर मुझे किसी भी सरफेस का एरिया अगर मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका लेंथ और उसका विड्थ। ओके अब लेंथ हम किस में मेजर करते हैं सर, मीटर में। विड्थ किस में मेजर करते हैं सर, वो भी मीटर में, क्योंकि दोनों लेंथ है। ओके सो हम हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, इसलिए जब एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसके लिए हमें सेपरेटली यूनिट रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इस एरिया को हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कह सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो उसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। देखिए मीटर ये एक फंडामेंटल यूनिट था, उसको 2 टाइम्स हमने यहाँ पे लिया, इसलिए मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। उसी तरह हम अगर हम वॉल्यूम का ऐसा यूनिट देखते हैं तो इट्स अ मीटर क्यूब। वेलोसिटी देखते हैं तो मीटर पर सेकंड। ओके मीटर पर सेकंड, दिस इज अनदर फंडामेंटल। एक्सेलरेशन हो गया विच इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स हो गया, इट्स अ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी इज अ फंडामेंटल यूनिट, मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज अनदर फंडामेंटल यूनिट। तो फोर्स के लिए हम न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, ओके इट्स अ डिराइव यूनिट विच इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह वर्क एनर्जी हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया। सो ये सभी के सभी दीज आर दी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि इनका जो भी यूनिट होता है वो हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पे। ओके सो दीज आर दी, और इनके जो भी डायमेंशंस है, दीज आर दी डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लिस्ट काउंट। जब भी हम किसी का मेजरमेंट करते हैं, ओके विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, तो हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होगा। वो लिस्ट काउंट यहाँ पे क्या है, देखिए लिस्ट काउंट क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। अगर आप वर्नियर कैलिपर ले रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर के हेल्प से आप कितना एक्यूरेसी मेजर कर सकते हो। ओके स्मॉलेस्ट मेजरमेंट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज एन लीस्ट काउंट, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था, सो दिस वन इज अ मेन स्केल, दिस वन इज अ वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल में यहाँ पे देखिए ये जो भी डिविजन्स है, ओके तो ये कितना लेंथ है इसका, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो इस केस में वो 1 मिलीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर होगा। ओके सो यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो भी है इट्स अ सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को हमने 10 डिवाइड किए डिवीजन के, तो एक डिवीजन कितना होना चाहिए सर, 1 मिलीमीटर। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल अगर आप देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक टोटल 10 डिविजन्स है। टोटल कितने डिविजन्स है, 10। सो इसलिए 0.1 सॉरी 1 मिलीमीटर अपॉन 10, so is equals to 0.1 millimeter which is equals to 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ लिस्ट काउंट। इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हमने पूरे डिटेल में थ्योरेटिकल क्लास में लिया था। ये फास्ट ट्रैक रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नंबर आता है स्क्रू गेज का। अब स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। सो स्क्रू गेज के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स लाइक दिस वन। ओके सो दिस वन इज अ मेन स्केल, दिस वन इज अ वर्नियर स्केल।
ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस वर्नियर स्केल को एक पूरा कंप्लीट रोटेट करेंगे, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो इसका मोमेंट जो भी होगा इस डायरेक्शन में, तो वो वन डिवीजन मोमेंट हो रहा है, जिसको हम पिच कहते हैं। ओके, सो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी ये जो भी सर्कुलर स्केल दिख रहा है जिसको हम वर्नियर स्केल कह रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दिस वन, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन we can easily find out the least count of screw gauge. What is a pitch? So एक सर्कुलर स्केल को जब हम रिवॉल्व कर रहे हैं, एक रोटेशन जब कंप्लीट होगा तो इसका मोमेंट कितना होगा, ओके, ऑन द मेन स्केल, दैट इज अ पिच. दिस इज अबाउट द वर्नियर स्केल. नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किए, उसके टोटल कितने रूल्स है वो हम सब डिस्कस किए हैं. उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको देख रहा हूँ और साइड में यहाँ पे भी दे रहा हूँ. ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर पता है तो हम फास्ट ट्रैक में यहाँ पे रिवाइज करते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए क्या है रूल्स. नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. ओके, मान के चलिए कि 23.14 है, तो यहां पे जितने भी डिजिट्स आ रहे सभी के सभी डिजिट्स नॉन जीरो है. तो इस मेजरमेंट का यानी 23.14, इस मेजरमेंट का लिस्ट काउंट कितना होगा, तो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4. उसके बाद लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. मान के चलिए कि ऐसी कोई क्वांटिटी है 0.0023. अब यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी जीरोस आ रहे स्टार्टिंग में, ओके, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट्स आ रहे, तो ये जो भी जीरोस है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले भी जीरो है और उसके बाद में भी जीरोस है, सो दिस जीरोस आर कॉल्ड एज लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे. ओके, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 2 और 3. टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2. इसी तरह ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट. तो यहां पे देखिए डिफरेंस क्या है. यहां पे हम अगर ऐसा लिखते हैं कि 2.500, तो डेसिमल पॉइंट के बाद नॉन डिजिट आ गया, नॉन जीरो डिजिट आ गया, उसके बाद जीरोस आ रहे हैं. तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आ गया उसके बाद जीरोस आ रहे, तो दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ये तो नॉन जीरो है और ये जीरोस है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे और उसके पहले कोई ना कोई डिजिट आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट, तो देयरफॉर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4. अगर इसी तरह अगर कोई होता कि 0.123000, तो इस क्वांटिटी का या इस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 7, लाइक दिस वन. ओके, सो इन दिस वे, तो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट. इन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, जब आप दो मेजरमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीजन कर रहे हो, तो उस वक्त जो भी रिजल्टेंट आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो उसका लिस्ट काउंट कितना होगा, तो यहां पे बताया गया इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आंसर हैज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. यानी जिन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, उनमें से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला कौन सा है, तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आएगा. इसी तरह इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आंसर हैज द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो इसके बारे में भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स में. नेक्स्ट वन इज अ एरर्स इन मेजरमेंट, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ओके, सो व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर. द फर्स्ट वन इज अ एब्सोल्यूट एरर. अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखिए, सो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू. तो जो भी मेजर वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, तो इन दोनों का जो भी वैल्यू आएगा मॉड में, ओके, तो कोई भी बड़ा हो सकता है इसमें से, तो दैट इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर. फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट को मुझे मेजर करना है और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो भी हमने मेजर किया
तो h सफिक्स m मेजर वैल्यू इट्स अ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, इतनी वैल्यू मैंने मेजर किया है एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू कितना है? सो एच ट्रू इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब यहां पे देखिए हमने ये वैल्यू मेजर किया है और ये ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। अब इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, द डिफरेंस इज इक्वल टू 0.026 इंटू 10⁻⁻34 ओके जूल सेकंड। तो ये जो भी डिफरेंस आ रहा है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर। ओके क्लियर है? हो सकता है कि मैंने जब मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करते वक्त ये वैल्यू इतना आया 6.7, तो कोई भी वैल्यू बड़ा हो, लेकिन हमें मॉड में लिया है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। ओके सिर्फ डिफरेंस देखना है हमें दोनों का। तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है? तो जो भी एब्सोल्यूट एरर वैल्यू आ रहा है आपका डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ओके डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, सो दिस इज कॉल्ड एज एन, दिस रेशियो इज कॉल्ड एज एन रिलेटिव एरर। यानी आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ये जो भी एब्सोल्यूट एरर आया, दिस इज द डेल्टा ए, ओके डेल्टा इज इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितना है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो इनका जो भी रेशियो आएगा, दिस इज कॉल्ड एज एन रिलेटिव एरर। अगर हम इसी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स परसेंटेज में लेते हैं, तो इट बिकम अ परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू relative error multiplied by 100%. Okay, so what is a systematic error? What is a random error? So यहाँ पे दो और नाम आ रहे हैं, systematic error which is due to instrument defect, calibration और environment। अगर जिस इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, मान के चलिए स्क्रू गेज है, ओके स्क्रू गेज में ऑलरेडी कुछ डिफेक्ट है, उसके वजह से मेजरमेंट में जो भी एरर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एन, यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। इट इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट डिफेक्ट, या प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं किया आपने उस इंस्ट्रूमेंट को, या एनवायरमेंट इफेक्ट, तो इनको हम सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। व्हाट इज अ रैंडम एरर? सॉरी रैंडम एरर। सो रैंडम एरर इट इज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स। जैसे मैंने सुबह मेजरमेंट किया, ओके मान के चलिए कि दो रॉड के बीच में का लेंथ मैंने मेजर किया है सुबह के टाइम में, और शाम के दोपहर के टाइम में किया है। अब सुबह बहुत ठंड था और दोपहर को थोड़ा गर्मी है, तो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से वहां पे उन जिसका मेजरमेंट मैं कर रहा हूं वहां पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो दो मैं मेटल्स ले रहा हूं उनका एक्सपेंशन हो सकता है थोड़ा बहुत ही माइन्यूटली, तो उसकी वजह से वहां पे मेजरमेंट में कोई ना कोई दिक्कत आएगा। तो इस टाइप के वजह से जो भी एरर्स है इनको हम रैंडम एरर्स कहेंगे, जिसमें हो सकता है कि मुझे एग्जैक्टली किसी बॉल को अगर ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड तक, सरफेस तक जाने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो काउंट करते वक्त मैंने अगर 3 स्टूडेंट को बोला है कि आपको स्टॉप वॉच दिया गया, आप एग्जैक्टली टाइम नोट डाउन कीजिए कि जैसे मोशन स्टार्ट हुआ आपका स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है, और जैसे वो सरफेस पे इंसिडेंट होगा स्टॉप वॉच को बंद करना है। लेकिन यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, क्या तीनों स्टूडेंट का मेजरमेंट सेम आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन डिफेक्ट आएगा, क्योंकि जब तीनों स्टूडेंट्स मोशन स्टार्ट होते ही स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे ऑन नहीं होगा, कुछ ना कुछ माइक्रो सेकंड का डिफरेंस होगा। तो उनकी वजह से, ओके ह्यूमन एरर की वजह से यहाँ पे जब मेजरमेंट वो ले रहा है, तो ह्यूमन के एरर की वजह से जो भी एरर्स प्रोड्यूस होंगे, दैट टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज रैंडम एरर्स। तो ये सभी टाइप्स के एरर्स है। द फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट एरर, सेकंड वन इज द रिलेटिव एरर, थर्ड वन इज द परसेंटेज एरर, नेक्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। इनके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक सिंपली अगर मैं बताऊं कि जो भी डिराइव क्वांटिटी है, ओके जो भी डिराइव क्वांटिटी है, तो डिराइव क्वांटिटी एग्जैक्टली
कहाँ से आ रहा है, वो कैसे डिराइव कर रहे हैं, हम उसका यूनिट कैसे डिराइव कर रहे हैं, फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं सर? 7 प्लस 2 सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए कि मुझे वेलोसिटी का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायमेंशंस जनरली हम कैपिटल एम, कैपिटल एल और कैपिटल टी इनको ब्रैकेट में लेते हैं लाइक दिस वन, और इनके ऊपर पावर में ए बी सी लिखा है। अब जब हम वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, क्या वेलोसिटी का यूनिट में, वेलोसिटी इट इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या उसका जो यूनिट एक्सप्रेस करेंगे तो उसके यूनिट में मास आया है क्या, क्या लेंथ आया है क्या, क्या टेम्परेचर सॉरी टाइम आया है क्या? अगर मास आया है तो कितने टाइम्स आया है, अगर लेंथ आया है तो कितने टाइम्स आया है, और अगर टाइम आया है तो कितने टाइम्स आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, सो वेलोसिटी इज अ मीटर पर सेकंड, इसका जो भी यूनिट है। अब मीटर हम किस में मेजर करते हैं? सो सॉरी, इट्स अ मीटर पर सेकंड, मीटर इज अ लेंथ एंड सेकंड इज अ टाइम। ओके, तो यहाँ पे मीटर हम लेंथ है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मीटर का यूनिट कितने टाइम्स आया है? सिर्फ 1 टाइम्स, तो यहाँ पे एल टू द पावर 1 होगा। उसके बाद सेकंड कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम्स, लेकिन वो डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे टाइम को -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या इसमें केजी दिख रहा है आपको? नहीं, केजी नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे एम पे 0 होगा। तो इसका जो भी डायमेंशन हम लिखेंगे m0 l1 t-1। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसके डायमेंशन अगर लिखते हैं, तो क्या यहाँ पे मास आया है क्या? नहीं, तो यहाँ पे m0 l लेंथ आया है क्या? यस, मीटर का एक सिंबल दिख रहा है मुझे, सो l1। अब टाइम कितने बजे, कितने टाइम्स आया है? यहाँ पे 2 टाइम्स, सेकंड इंटू सेकंड, दैट्स अ सेकंड स्क्वायर, वो भी डिनोमिनेटर में, इसलिए -2। ओके, सो m0 l1 t-2 लाइक दिस वन। इसी तरह फोर्स हो गया, वर्क या एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सभी यहाँ पे सेम डायमेंशन होंगे। उसके बाद पावर, प्रेशर, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सभी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? ओके, तो आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया जाएगा और उसको डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो भी कर रहे हैं हम, उसके एप्लीकेशंस क्या है? तो मेनली यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस है। द फर्स्ट वन इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। ओके, जिसमें जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस क्या है वो हमें लिखना है। ओके, और मास के डायमेंशन क्या है वो हमें लिखना है, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन जो भी है वो हमें लिखना है। अब जब हम इन दोनों टाइप को कंबाइन करेंगे, ओके, तो उस वक्त इस डायरेक्शन में जितने भी डायमेंशन आएंगे उतने ही डायमेंशन इस डायरेक्शन में आना चाहिए, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स का डायमेंशन क्या है? देखिए यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन है, इट्स m1 l1 t-2। ओके, सो इट्स अ m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। मास का डायमेंशन क्या होगा? ओके, मास का डायमेंशन क्या होगा? इट्स अ केजी। सो यहां पे सिर्फ m1 आएगा। ओके, सो मास है m1 आएगा। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होगा? सो m0 l, जैसे कि हमने इसके पहले देखा है, l1 t-2। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये जो भी आएगा, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m0 है, तो नेट m1 होगा l1 t-2, जो कि इस साइड में है। अरे LHS और RHS दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। नेक्स्ट वन, कन्वर्टिंग यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई क्वांटिटी मुझे CGS यूनिट में दिया है, ओके, CGS यूनिट में दिया है, और मुझे वो कन्वर्ट करना है SI सिस्टम, SI यूनिट्स में, तो हम बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला में इजीली वो कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद
डिराइविंग न्यू फॉर्मूला, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। जैसे हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करते हैं, मान के चलिए ये सिंपल पेंडुलम है, जब ये ऑसिलेट होगा, ओके, तो इसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होगा, सॉरी, तो इसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर आएंगे। जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो उसका लेंथ आएगा, इस बॉब का मास आएगा, ओके, और यहाँ पे जहां पे आप वो कर रहे हो वहां पे ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये आएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि मास का इंफ्लुएंस जीरो आ रहा है, यानी मास की वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो मास ऑफ बॉब डज नॉट अफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड। जब हम ये सॉल्व करेंगे, जिसको हमने डिटेल में लिया था थ्योरी में, सो यहाँ पे आप m लिखते हैं c, तो भी c की वैल्यू जीरो आएगा। अल्टीमेटली जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये हमें मिलेगा, ओके, तो a की वैल्यू 1/2 आएगा, g की वैल्यू -1/2 आएगा और m की वैल्यू जीरो आएगा। तो डायमेंशनली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो डिराइविंग न्यू फॉर्मूला by using this dimensional analysis, these are the three applications, okay। Next, इंपॉर्टेंट कन्वर्शन फैक्टर्स जो आपको याद होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 टाइम्स 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 ईवी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये आपको पता होने चाहिए। जो भी हमने आज डिस्कस किया है इस वीडियो में वो ये है। ऐसा है, बेस यूनिट 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, उसके बाद फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स क्या डिफरेंशिएट है वो भी हमने देखा है। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का या स्क्रू गेज का कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हमने देखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है वो भी हमने देखा है। एरर्स किस टाइप के होते हैं वो भी हमने देखा है। डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करना है और उसके एप्लीकेशंस क्या है वो भी हमने डिस्कस किया है। इसी तरह हर चैप्टर को हम फास्ट ट्रैक में रिवाइज करेंगे अप टू एग्जाम। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।